नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके इसमें A+ ग्रेड लेके आनी है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है जिसे मैंने नाम दिया यूनिट 3A डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स। क्योंकि ये आरसीसी की शुरुआत है इसलिए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की जो एक्चुअल स्टडी हम करेंगे जिसमें कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जाता है, स्ट्रेसेस कितनी होती है वो निकाली जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं, वो करने के पहले आरसीसी की जो लिमिट स्टेट मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि बेसिक बातें जो नहीं करेंगे तो हमें आगे बड़ी दिक्कत आएगी और कई बार क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं इनके ऊपर थ्योरेटिकल, और ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपके लिए अच्छी तरह से पेश करूं। उसी कड़ी में ये क्वेश्चन नंबर 14वां है। इट इज क्वेश्चन नंबर 14। मेरा ये वीडियो नंबर 5 है। पहला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्शन टू आरसीसी था, जस्ट इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ आरसीसी। सेकेंड वीडियो से शुरू हुए मेरे क्वेश्चन नंबर 1 एंड सो ऑन। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन 1 से 5 थे, थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 थे, फोर्थ में 11 से 13 थे और अब क्वेश्चन नंबर 14वां। मैं चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जो ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो अपने साथ में नोटबुक यानी कॉपी और पेन लेके बैठे, ताकि जैसे जैसे मुझको सुने इस वीडियो के माध्यम से वो अपने खुद के नोट्स भी बनाए। क्योंकि मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ, धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी आराम से नोट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे इस पूरे पेज को मूव कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके आराम से नोट करें। आपके लिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अभी 2019 के पेपर में आया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां है, पेज नंबर 29, जो मैंने आपको दिया ना एक आप देखेंगे स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने एक PDF बना के दी हुई है क्वेश्चंस की, पिछले कई साल की पेपर्स की। उसमें पेज नंबर 29 पर 2019 का पेपर है, उसमें पहले का 5वां पार्ट, वहां ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली जो इसकी लैंग्वेज है वो आप पेपर से देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखी हुई है और यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि वाई 0.67 FCK is used and not FCK। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की FCK, इसको यूज ना करके हम 0.67 FCK क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक ग्राफ आपको बताया था और उसमें आप देखेंगे जो ग्राफ था ना वो हमने वीडियो नंबर 3 के अंदर पेज 12 पर शो किया था। वैसे ये कोड की अगर बात करूं तो पेज 69 पर फिगर 21 है। पेज 69 पर फिगर 21 ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये देखिएगा पेज 69 पर फिगर 21, ये आप याद देखिए। यहाँ पे ये कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ था
ये जब FCK यूज करते हैं ना तो ग्राफ ऐसा बनता है, और जब 0.67 FCK यूज करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि 0.67 FCK ही क्यों यूज करते हैं, FCK क्यों नहीं करते? इसका उत्तर आपको मैं इस वीडियो में देना जा रहा हूँ। देखिए, मेरी जो भाषा है समझने की, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, ना तो प्योरली हिंदी है ना प्योरली इंग्लिश है। मिक्स लैंग्वेज लिखता हूँ और मिक्स लैंग्वेज बोलता हूँ, तो हर किसी स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंग्लिश मीडियम में लिखनी पड़ती है, कुछ हिंदी में, कुछ मिक्स में। देखिए क्या लिखा मैंने, इन ऑर्डर टू ओवरकम द साइज इफेक्ट ऑन द कॉन्क्रीट। अब साइज इफेक्ट क्या होता है, पहले इसको समझो। व्हाट इज द साइज इफेक्ट? देखिए, हम जब टेस्ट करते हैं कंक्रीट ब्लॉक का, तो क्यूब होता है, और उसकी अपन 28 डेज स्ट्रेंथ चेक करते हैं कंप्रेशन के अंदर। वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट के। लैब में जब चेक करते हैं, लैब में जब काम करते हैं, तो टेस्ट जब करते हैं तो क्यूब पर करते हैं, पर क्या एक्चुअल में वो क्यूब होता है क्या? नहीं होता। एक्चुअल में जब स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बीम्स होती है, स्लैब्स होती है, और भी कई सारी बातें होती है, उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है या उसकी जो शेप होती है वो क्यूब नहीं होती। दिखा मैंने यहाँ पे, देखिए साइज इफेक्ट। क्यूब टेस्टिंग इन लैब may be cylindrical or rectangular or any other shape in actual field work। जबकि लैब में तो क्यूब ही होता है। ये जो साइज के अंदर चेंज आया ना, इस साइज इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम द साइज इफेक्ट ऑन द कंक्रीट इन डिजाइन, it is assumed that it can carry only 2/3 of its characteristic strength। यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ है एक्चुअल में, उसका 2/3 ही हम काम में ले पाए थे। यानी स्ट्रेंथ अगर मान लीजिए कहते हैं कि 100 है, तो 100 का आप 2/3 लेंगे बस। तो वो आप देखेंगे, लिखा मैंने हैंस, ये मैंने हैंड लिख दिया गलती से, इट इज नॉट हैंड, इट इज हैंस। लिखेंगे हैंस। हाँ, हैंस वी यूज 2/3 ऑफ FCK, दैट इज 2 में 3 का भाग लोगे तो 0.67 होता है, दैट इज 0.67 FCK इन प्लेस ऑफ FCK इन डिजाइन। बहुत आसान इसका आंसर है, लेकिन कई बच्चे इसका आंसर दे नहीं पाते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप इतना लिख दिया जो मैंने लिखा है समझाते हुए, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, कुछ पाव नंबर भी आपका नहीं कटेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके आया हुआ है 2007 में, पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। मैंने पिछले कई साल के जो पेपर्स है ना, उनको सिलेक्ट करके और उसमें से क्वेश्चन छाटे सारे। और ये क्वेश्चन है कि डेड लोड क्या होता है। हम कह सकते हैं कि पूछा गया है। वैसे आपको एग्जैक्टली इसकी जो लैंग्वेज सीखनी है ना क्वेश्चन की, आप इस पेज नंबर 112 में जाइए मेरी वीडियो पे, और वहाँ पहले का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट वही है कि अचल भार क्या होता है, व्हाट इज डेड लोड। इसकी परिभाषा पूछ दी। वैसे अगर आप चाहे कोड के अंदर, तो देखिएगा कोड में पेज नंबर जो 32 है, उसमें क्लॉज है 19.2, क्लॉज 19.2 पेज नंबर 32, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना डीप में नहीं मिलेगा, हल्का सा आइडिया मिलेगा, लेकिन है। अब मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको सिखाता हूँ। देखिए सुनो, इन्हें यानी कि डेड लोड को, इन्हें स्थायी भार भी कहा जाता है। डेड लोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट लोड, यानी वो कभी भी अपनी जगह से हटते नहीं है। ना तो उनका मैग्नीट्यूड बदलता है, ना उनकी पोजीशन बदलती है। यानी कि मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन आर ऑलवेज कांस्टेंट। इनकी स्थिति यानी पोजीशन एवं परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होते।
ये भार डिजाइन प्रोसेस का एक अटूट अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। इसको अटूट अंग क्यों कहा गया है? कि दूसरे जो लोड होते हैं वो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, पर ये तो हमेशा होता है। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी ये भार जो है यानी कि डेड लोड्स डिजाइन प्रोसेस का एक अटूट अंग है। अब जो बीम्स की आप डिजाइन करेंगे, स्लैब डिजाइन करते हैं, तो जो छत होती है, रूफ, उस पर जो फर्श का भार होता है, वेट ऑफ फ्लोर, वो डेड लोड की श्रेणी में आता है। अच्छा, कई बार जो ये हम डिजाइन करते हैं बीम स्लैब वगैरह, तो उनका खुद का जो होता है ना सेल्फ वेट, स्वयं का भार, उसके ऊपर जो फर्श परमानेंट भार आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बीम का खुद का वजन, कॉलम का खुद का वजन, स्लैब का खुद का वजन, कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर उसका खुद का सेल्फ वेट जो होता है ना, स्वयं का भार, वो भी हमेशा स्थायी होता है, वो भी हम जो डेड लोड में मानेंगे। तो बीम स्लैब्स की डिजाइन में रूफ पर बने फर्श का भार इसी श्रेणी में आता है। संरचनाओं का स्वयं का भार यानी कि सेल्फ वेट भी इसी श्रेणी में आता है, यानी कि डेड लोड की श्रेणी में आता है। अब डेड लोड की गणना कैसे होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? उसके यूनिट वेट से, किसके? पदार्थों के। जिस पदार्थ से वो चीज बनी है, अचल भार, उसका घनत्व कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी, उससे डेड लोड तय होता है कि कितना है। यानी कि पदार्थों की जो डेंसिटी होती है उससे ये कैलकुलेट किए जाते हैं डेड लोड। अब आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ देते नहीं है, लेकिन आपको याद होना जरूरी है। कई बार आपको कहते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट या सिंपली प्लेन कंक्रीट। तो प्लेन कंक्रीट का जो होता है इकाई भार यानी कि यूनिट वेट यानी कि डेंसिटी, वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। यानी कि 1 घन मीटर अगर कंक्रीट है, उसका वजन 24 किलो न्यूटन होता है। ये आपको याद रखना होगा। कई बार देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। इसी तरह से जब हम आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, सेल वेट की, ये आपको याद रखना है कि जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है उसका वजन 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट में तो केवल कंक्रीट ही होती है, और इसमें कंक्रीट और स्टील का मिक्स होता है। और एक और बात बता दूं, ये जो डेड लोड है, कभी कभी आपको पूछ सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि डेड लोड जो है उसका प्रावधान कहाँ मिलता है, किस कोड में मिलता है? तो याद रखिएगा, IAS 875 पार्ट 1 के अंदर। IAS 875 पार्ट 1 जो है, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, जिसके अंदर डेड लोड का प्रोविजन है कि क्या है, कितना है, कैसे है। और ये आपको ये चीज कहाँ लिखी मिलेगी? ये लिखी मिलेगी कोड के 19.2 क्लॉज में, पेज नंबर 52, पेज नंबर 32 पर। ये मैंने लिखा भी है, आप देखिए पेज नंबर 32 वही है ये। आपको यहाँ पर ये चीज लिखी मिल जाएगी आपको कि डेड लोड के लिए IAS 875 पार्ट 1 का प्रयोग किया जाता है। इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि किस प्रकार का डेड लोड क्या होता है और कितना क्या होता है, तो पूरी डिटेल। यह मैंने आपको, ये क्वेश्चन आते 3 मार्क्स में, तो व्हाट डू यू मीन बाय डेड लोड? क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, आने को कभी भी आ सकता है। मैंने तो जितने पेपर मुझे मिले और जितने क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। क्या पता कब कैसी चीज आ जाए, और ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए, इनके बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब हम डिजाइन करेंगे ना, तो इन्हीं सब बातों से गुजरेंगे जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने अपने मन से बनाया, आ सकता है एग्जाम में। लाइव लोड के बारे में कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय लाइव लोड? लाइव लोड को कहते हैं हम हिंदी में चल भार। इसको कई बार IL भी कहते हैं, IL, इम्पोज्ड लोड। इम्पोज्ड लोड, अध्यारोपित भार, यानी कि चल भार या अध्यारोपित भार कह दो। चल भार को कई बार जीवित भार भी कह दिया जाता है। और ये जो होता है, ये होता है आपके इम्पोज्ड लोड।
चल भार या अध्यारोपित भार। भी नाम से स्पष्ट है कि इनकी स्थिति यानी कि लाइव लोड्स वो होते हैं जिनकी पोजीशन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होते रहते हैं। ये लोड कभी यहाँ होता है, कभी वहां होता है, कभी वहां होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। आप देखते होंगे कि ब्रिज पर से जब कोई ट्रेन गुजरती है या पुल पर से जब व्हीकल्स गुजरते हैं हैवी, तो कभी पुल पर वो लोड होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी हल्के होते हैं, कभी भारी होते हैं। ये सारे लाइव लोड्स हैं। इनका मैग्नीट्यूड और पोजीशन फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। नाम है ना, नाम से ही स्पष्ट है कि इनकी स्थिति एवं इनका परिमाण यानी कि पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड कभी भी स्थिर नहीं रहते, नेवर कांस्टेंट। ये बात मैंने बोल के बताई है। वो पुल पर गुजरते वाहन, चाहे वो रोड्स के हों चाहे रेलवेज के हों, लाइव लोड्स में आते हैं। छत पर, किसी मकान की छत पर व्यक्तियों का चढ़ना उतरना भी लाइव लोड में ही आता है। कभी तो किसी मकान की छत पर 100 लोग होते हैं, कभी एक भी नहीं होता है, इस तरह से। और लाइव लोड की जो होती है कैलकुलेशंस, वो डेंसिटी पे नहीं होती है, वो पर स्क्वायर मीटर एरिया पे होती है। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव लोड की जो यूनिट होती है ना, यूनिट, तो आपको हमेशा मिलेगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कि भाई 1 स्क्वायर मीटर पर इतना लाइव लोड है, तो बाकी आप एरिया के हिसाब से निकाल पाएंगे। ये ध्यान रखना है। कई बार पूछ सकते हैं कि भाई डेड, ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपके, डेड लोड और लाइव लोड में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन डेड लोड एंड लाइव लोड। तो जो बातें मैंने आपको बताई है अभी क्वेश्चन नंबर 15 में और 16 में, उन सबको मिलाकर आपको एक आंसर देना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मैंने बनाया है, क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। भाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजाइन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि डिजाइन की जो विधियां हैं आरसीसी में अलग अलग, वो कितनी है उनके नाम लिखो। डिटेल में नहीं, डीप में नहीं जाना है। जब क्वेश्चन पूछे ना भाई कितनी विधियां हैं, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर डिजाइन इन आरसीसी, अभिकल्पन की विभिन्न कितनी विधियां हैं बताइए, तो आपको बहुत सिंपल सा उत्तर देना है, देयर आर 3 मेथड्स। आरसीसी में डिजाइन की 3 विधियां होती हैं। पहली, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये कहते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि। इसको हम कई बार लिख देता हूं मैं, WSM से भी याद रखते हैं, WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। एक होती है अल्टीमेट लोड मेथड, चरम भार विधि। इसको हम शॉर्ट में अल्टीमेट लोड मेथड, ULM भी कहते हैं। और तीसरी है लिमिट स्टेट मेथड, सीमा स्थिति विधि, इसे हम कहते हैं LSM, लिमिट स्टेट मेथड। ये इनकी बड़े पॉपुलर नेम है ये। कई बार ऐसे भी कह सकते हैं आपको इंटरव्यू के अंदर जो आए, कभी आप होगा ना इंटरव्यू आफ्टर डिप्लोमा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WSM एंड LSM, तो आप पहले तो सोचेंगे ये होता है क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। बड़ा पॉपुलर नेम है WSM एंड LSM। तो मैं बता दूं आपको, हम डिटेल में इनके बारे में अगले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, अगले वीडियोज में देखेंगे। ये 2 मेथड हैं, आजकल प्रचलन में नहीं है। वैसे कुछ साल पहले तक जो कोड था आरसीसी का, वो टोटली इस पे बेस्ड था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे। अब नाउअडेज कोड में चेंज हो गया, नया कोड लागू हो गया पूरे इंडिया में, और उसमें लिमिट स्टेट मेथड का प्रयोग होता है। इसके बीच में कुछ समय के लिए इसका प्रयोग भी किया गया था, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए रहा था, अधिकांश ये रहा था, और अब ये है। और हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड जो है, वो ये जो 2 मेथड हैं, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस के अंदर, अगले वीडियोस के अंदर, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड की जो डेफिशिएंसीज थी, जो डेफिशिएंसीज यानी कि जो इनके अवगुण थे, जो इनके नुकसान थे, जो इनकी हानियां थी, या जो इनमें कमियां थी, उनको दूर करके एक नया विधि बनाई गई। वो विधि जो है वो लिमिट स्टेट मेथड है।
और उस नई विधि में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किए गए, यानी कि इन दो मेथड्स की कमियों को तो खत्म कर दिया और कुछ बातें और जोड़ दी। यूं करके बना ये लिमिट स्टेट मेथड, जो आज भी प्रचलित है और पूरी डिजाइन इसी मेथड पे बेस्ड है। इस पे ऑन LSM हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा आता ना कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजाइन, तो आपको फिर ये लिखना होगा। ये 3 मेथड होते हैं और 30 विधि जो है वो पहली और दूसरी को मिलाकर बनी है और कुछ बातें इसमें और ऐड कर दी गई है। जितना क्वेश्चन पूछे, जैसा क्वेश्चन पूछे, जवाब वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपको पूछा गया डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे इनका डिटेल में आंसर दे दो। नो नो, यू हैव टू राइट ओनली द नेम ऑफ द मेथड एंड शॉर्ट नेम्स। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ULM अल्टीमेट लोड मेथड एंड LSM लिमिट स्टेट मेथड। अगला क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन है, ये हालांकि इस क्वेश्चन के आने की अब उम्मीद नहीं है, पर मैंने फिर भी किया इसको। कारण क्या, ये मैंने पूरा वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिटेल में समझाया है, क्योंकि पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड कोर्स में था। आज आपके सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके बिना कोई चीज पूरी हो पाए। कारण क्या, अब क्वेश्चन में आपके सिलेबस में लिमिट स्टेट मेथड, तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि भाई व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्टेट मेथड, या कंपेयर दिस टू मेथड्स, या लिमिट स्टेट मेथड के जो एडवांटेजेस हैं वो इसके कंपैरिजन में कितने हैं और कौन से हैं। तो यूं करके क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन समझ में तब आएगा जब आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहले समझ में आएगी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को किया है। और पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, बता दूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, पेपर 2017 क्वेश्चन पहले का पहला, पेज 40, नोट कीजिएगा इसको। और मैं चाहूंगा कि आप इन सभी 1 2 3 4 5 6 पेपर से ये क्वेश्चन उतारे। यूं क्यों, कुछ भाषा में हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। उसके बाद 2016 स्पेशल का पेपर, पहले का पहला क्वेश्चन और पेज नंबर 51। फिर 2012 का पेपर, पहले का चौथा, पेज नंबर 83। फिर 2010 स्पेशल का पेपर, पहले का पहला और पेज 93। फिर 2008 का पेपर, पहले का दूसरा, पेज 105। फिर 2004 का पेपर, पहले का दूसरा, पेज नंबर 128। ये 6 पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन, कई बार कह दिया डिफाइन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, कई बार एक्सप्लेन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इन ब्रीफ, कई बार व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, या वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। बोलो किस प्रकार से करके ये क्वेश्चन बन जाता है छोटा। तो मैंने इसको डिटेल में समझाया हर चीज को। और डिटेल में अगर आवे एक क्वेश्चन तो ये 8 नंबर में भी आ सकता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 3 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। किसी चीज को एक्सप्लेन करना वो 8 नंबर में आता है और शॉर्ट लिखना 3 नंबर में आता है। तो जो क्वेश्चन 3 नंबर में आता है वही क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में भी आ सकता है, और जो क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं वो कभी 3 नंबर में भी आ सकते हैं। आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होता है। तो शुरू करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, अभिकल्पन की हम ऐसे बोलेंगे कार्यकारी प्रतिबल विधि। कार्यकारी प्रतिबल विधि, देखिए मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से मिक्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और पॉइंट वाइज। मैंने इसको ऐसे नहीं कि एकदम कोई पैराग्राफ वाइज समझाया, पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। देखा ना, सैलिएंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो आपके संरचना है ना उनका विश्लेषण, एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन इलास्टिक थ्योरी, यानी कि हम ये मानते हैं कि जो पदार्थ है वो प्रत्यास्थता की सीमा का पालन करते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा में ही बल लग रहे हैं। यानी हम
प्लास्टिक रेंज में तो जाते ही नहीं, और ना जाते हैं अल्टीमेट रेंज में, ना जाते हैं जो ब्रेकिंग पॉइंट पर। हम केवल इलास्टिक पॉइंट तक ही पहुंच जाते हैं, बस विद इन इलास्टिक लिमिट। ये इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनालिसिस जो होती है स्ट्रक्चर की, वो इलास्टिक थ्योरी की बेस पर होती है। प्रत्यास्थता के सिद्धांत पर संरचनाओं का विश्लेषण होता है, हिंदी में इसको आगे बढ़े। उन स्थितियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता जो संरचना की ढहने के समय उत्पन्न होती है। ढहना यानी कि स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो जाना, ढह जाना। यानी जिन लोड्स पर या जिन परिस्थितियों में स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, वहां उस बात की ओर ध्यान कभी दिया जाता नहीं है। केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर जो पहुंच सकते हैं उसकी बात इसमें की जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। जब कभी आपको कंपेयर करना हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को बाकी और से, तो ये पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी काम में लेते हैं, ध्यान देना, FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा गुणांक का प्रयोग होता है। और ये जो सुरक्षा गुणांक होता है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसकी परिभाषा ये है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। पराभव में हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअली लिखा मैंने इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले कहा अपने साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना है ताकि आप नोट कर सको। आप जब तक अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाएंगे, आपको अच्छा समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो पराभव प्रतिबल में कार्यकारी प्रतिबल का जब भाग लगाते हैं तो उसे कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये जो आपको मैंने बताई अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सुरक्षा का सही मापक नहीं है। हम बाद में बताएंगे आपको लिमिट स्टेट के अंदर कि उसमें किस प्रकार से सुरक्षा का सही मापक होता है। इसमें सुरक्षा का सही मापक नहीं है। हम इसको नहीं कह सकते कि ये अगर आपको पता पड़ जाए कि ये चीज इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो हमेशा करेक्ट आंसर को देगी, ऐसा नहीं होता है। हम सेफ्टी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते इस मेथड से। क्यों? इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये केवल कंक्रीट नहीं है, ये केवल स्टील भी नहीं है, ये RCC है। RCC मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। स्टील कंक्रीट दोनों होता है। अब कंक्रीट जो होती है ना, वो जब होती है कलेप्स, तो वो अल्टीमेट स्टेज होती है, चरम प्रतिबल। और स्टील जो होती है उसमें बात आती है यील्ड स्ट्रेस की। ध्यान देना इस चीज को। स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेस यानी कि एक ही लोड पर लगातार उसका विरूपण होना, यील्डिंग होना, यानी कि लोड कांस्टेंट और स्ट्रेन बढ़ती चली जाए। और कंक्रीट में जो पॉइंट काम में लेते होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो हम जो है यहाँ लिख तो रहे यील्ड स्ट्रेस, ये हमने स्टील को मान दिया लिखा है, लेकिन कई बार हम अगर बात करते हैं ना केवल कंक्रीट की, तो यहाँ अल्टीमेट वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो कभी तो अल्टीमेट, कभी यील्ड, तो फर्क आ गया ना। तो हम कुछ एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये क्या इस पे लेना, लेकिन ये आप पॉइंट याद रखना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इसके अंदर ये जो है सुरक्षा का सही मापक नहीं है, सही मापदंड नहीं है। इट इज नॉट ए ट्रू यार्ड स्टिक और सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स। मतलब बिकॉज इस मेथड के अंदर अलग अलग जो है कंक्रीट और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी तय नहीं किए गए। एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया, इसमें कभी लेंगे यील्ड स्ट्रेस और कभी लेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस अगर केवल कंक्रीट की बात हो, यील्ड स्ट्रेस केवल स्टील की बात हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नंबर 3, देखिए इलास्टिक थ्योरी जो होती है, आप जानते हैं ना हुक्सला, जिसमें स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। हुक्सला ये बात स्टील में तो लागू होती है, माइल्ड स्टील में, लेकिन ये बात कंक्रीट में लागू नहीं होती है। कंक्रीट का अगर आप ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का, उसकी शेप कुछ ऐसी आएगी, कर्व आता है इसके अंदर। ये देखिए, ये बहुत नजदीक है, ये इलास्टिक है,
फिर प्लास्टिक है, फिर बाद में ब्रेकिंग पॉइंट आया था। यहाँ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आती है, पूरा कर्व है, ठीक है ना। तो इलास्टिक थ्योरी में तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, पर ये जो लागू हो रहा है कंक्रीट पे, उसमें ऐसा ग्राफ बनता नहीं है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो देखिए ध्यान से। और कंक्रीट स्ट्रेस ऑब्लिक स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो डायग्राम है या जो कर्व है, वो आपको जो दे रखा है वो इस प्रकार का होता है। स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो एक तरह का कर्व होता है, वक्र होता है। हम मानते तो ये हैं कि इलास्टिक थ्योरी काम आती है, लेकिन एक्चुअल में कंक्रीट में लागू नहीं होती है। इसका मतलब हम जो चीज मानते हैं ना, वो होती नहीं, पर मानना पड़ता है कि सारी थ्योरी इसी बेस पर है, लेकिन वो सही ढंग से अप्लाई नहीं होती, क्योंकि स्टील में तो ये लागू होती है लेकिन कंक्रीट में लागू नहीं होती। इसका मतलब इसके रिजल्ट सही नहीं आते कभी भी। चौथा पॉइंट देखिएगा, आपने हमेशा इस बात को सुना होगा, समझा होगा कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ए कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर मेटेरियल के लिए ये कांस्टेंट होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आरसीसी में एस का मतलब स्टील और सी का मतलब कंक्रीट। स्टील के यंग्स मॉडुलस और कंक्रीट के यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो होता है, उसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो। और ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये इसकी थोड़ी सी कमी है। कांस्टेंट क्यों नहीं होता? हम तो मानते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कंक्रीट में तो भाई पूरा कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। यानी कि कंक्रीट के लिए एक्चुअल में देखा जाए तो यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट नहीं है। स्टील में होता है अप टू इलास्टिक लिमिट। हम कह सकते हैं कि स्टील में तो ये ईएस होता है कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस इज जो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है तो स्ट्रेट लाइन आती है, तो प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन कंक्रीट में ये कांस्टेंट नहीं होता है। अब ये तो है कांस्टेंट, ये तो चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो। अगर हाँ दोनों ही कांस्टेंट होते तो कांस्टेंट होता, लेकिन ये तो कांस्टेंट है पर ये वेरिएबल है। सो ईएस अपॉन एसी इज नॉट कांस्टेंट। ये एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होता, और जब डिजाइन करते हैं ना इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। आपको क्वेश्चन मिलता है वर्किंग स्टेज के अंदर, एम आप इतना लीजिए, M15 लीजिए, M18 लीजिए, एम का मतलब ईएस अपॉन ईसी, यानी कि मॉडुलर रेशियो। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये एक तरह का इसका दुर्गुण हो गया। ये लिखा मैंने यहाँ पे, ड्यू टू नॉन लीनियर रिलेशन पीई और कंक्रीट। कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का जो होता है रिलेशन वो नॉन लीनियर है, इसलिए इसी इज नॉट कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट नहीं है तो वो चाहे कांस्टेंट हो, उसका रेशियो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। ये पांचवा पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फुल कैपेसिटी ऑफ मेंबर इज नॉट यूज्ड या नॉट यूटिलाइज्ड। वर्किंग स्टेज मेथड में क्या होता है कि कोई भी जो मेंबर है जिसका हम डिजाइन कर रहे हैं, जिसकी डिजाइन कर रहे हैं, उसकी पूरी कैपेसिटी कभी काम में नहीं आती है। कारण क्या? हम ये मान के चलते हैं कि आपके इलास्टिक रेंज के अंदर ही फोर्स लग रहे हैं। हम यील्डिंग ब्रेकिंग पर कभी जाते ही नहीं, जिस लोड पर कलप्स होता है तक हम पहुंचते ही नहीं। हम तो मान लेते हैं कि बस इसके बाद जाना ही नहीं है, यानी इलास्टिक लिमिट के बाद आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। यानी आप एक तरह से मेटेरियल की जो कैपेसिटी है उसका पूरा उपयोग नहीं कर रहे हो, यानी कि फुल कैपेसिटी ऑफ मेंबर इज नॉट यूज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड, बिकॉज लोड कैरिंग कैपेसिटी इन प्लास्टिक रेंज इज या प्लास्टिक रीजन इज इग्नोर्ड। इस मेथड में हमने प्लास्टिक रेंज को तो कभी काम में लिया ही नहीं है।
जब आपने उस रेंज को काम में नहीं लिया तो आप उसकी कैपेसिटी कैसे काम में लेंगे? क्योंकि आपने प्लास्टिक रीजन में लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है मटेरियल की, इसको काम में नहीं लिया है। आपने केवल इसकी जो इलास्टिक रेंज को ही काम में लिया है। तो हम कह सकते हैं कि आपने पूरी कैपेसिटी पदार्थ की काम में नहीं ली है। और इसलिए क्या होता है, मैंने इसको हिंदी में लिखा है यहाँ पे, सुगठित क्षेत्र की भाग वहन क्षमता, सुगठित यानी कि प्लास्टिक, सुगठित क्षेत्र की भार वहन क्षमता को नगण्य मान लेते हैं हम, कुछ नहीं है। उसके कारण मेंबर की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं होता है। द फुल कैपेसिटी ऑफ मेंबर इज नॉट यूज्ड या नॉट यूटिलाइज्ड। और जब पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं, आप एक बात पूछूं आपसे मैं, अगर आप कोई चीज खरीद के लाते हो 100 रुपए की, उसको काम में लेते नहीं हो पूरा, यानी आप उसके केवल 60 रुपए काम में लेते हो, तो वो चीज तो महंगी हो गई ना आपके लिए। फिर आप क्यों 100 रुपए खर्च करते हो? आपने 60 ही खर्च करने थे, 70 ही खर्च करने थे। लेकिन नहीं, खर्च तो 100 की है, काम 60 रुपए का लिया, महंगा हो गया ना मामला। ये मतलब हो गया। हम कहेंगे क्योंकि फुल कैपेसिटी कभी यूज नहीं होती इस मेथड के अंदर, सो ये मेथड अनइकोनॉमिकल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को। दिस मेथड इज अनइकोनॉमिकल। इसको ये मत करना ये महंगा है, महंगा शब्द अच्छा नहीं है। आप लिखिएगा अनइकोनॉमिकल, यानी कि मितव्ययी नहीं है। अगला पॉइंट, कंक्रीट में क्रीप और श्रिंकेज के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो इस मेथड के अंदर एक बड़े दो होते हैं पॉइंट्स, याद रखें। क्रीप, देखिए मैंने ये लिखा नहीं क्रीप का मतलब, कई बार क्रीप का मतलब बच्चों को समझ नहीं आता है, ये लिख दिया मैंने। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कांस्टेंट लोड्स। आपने फोर्थ सेम के अंदर, सॉरी थर्ड सेम में पढ़ा होगा मैकेनिक्स ऑफ मेटल के अंदर, जिसमें हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा आपने। और उसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टेंसाइल टेस्ट, तनाव परीक्षण, माइल्ड स्टील के ऊपर, ऑन यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कि इलास्टिक लिमिट के बाद में आती है प्लास्टिक लिमिट। वहां पर क्या होता है कि लोड के कांस्टेंट रहने पर भी लगातार इलोंगेशन होता रहता है। लोड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसका विस्तार होता रहता है बिना लोड के चेंज, या लोड के नगण्य बदलने से ना के बराबर चेंज होगा, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके अंदर। तो ये बात है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है अंडर कांस्टेंट लोड्स, उसको अपन कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है उसके कारण एक वर्ड यूज करते हैं क्रीप। ये क्रीप का मीनिंग वही है। एक होता है श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब सिकुड़न। और भाई कभी अ, गर्मी के अंदर फैलाव होता है पदार्थों के बीच में, पदार्थों के अंदर अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनके बीच में, और सर्दियों के अंदर उनके बीच में सिकुड़न होती है। तो ये सारी चीज इसी में आती है, फैलना, सिकुड़ना। यहाँ श्रिंकेज का मतलब केवल सिकुड़ना नहीं है, या श्रिंकेज का मतलब हो गया जो चेंजेस होते हैं ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो कंक्रीट में क्रीप और श्रिंकेज के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। एक्चुअल में ये होते हैं, लेकिन हम इसको कभी भी काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी जो है ना, इस चीज को मानती ही नहीं। ये चीज ध्यान रखने की है कि ये जो इफेक्ट हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं इस मेथड के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट आपको कह रहा हूं मैं, कि जब आपको कंपेयर करना होगा लिमिट स्टेट को वर्किंग स्टेट से, तब पता पड़ेगा इसका महत्व क्या है। इसलिए आपको मैं इतना ध्यान से बहुत जोर देकर इस मेथड को समझा रहा हूं। अगला पॉइंट, फेलियर लोड के सही मान प्राप्त नहीं होते। मीनिंग है इसका कि आप अगर कैलकुलेट करके लोड निकालते हैं इस मेथड के अंदर, फॉर्मूले यूज करके, तो वो कुछ और आते हैं, और प्रैक्टिकली जब देखते हैं वो लोड कुछ और होता है। यानी प्रैक्टिकल रिजल्ट और थियोरेटिकल रिजल्ट के अंदर फर्क आता है। ये फर्क एक्चुअल में लिमिट स्टेट मेथड में नहीं आता है।
ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस मेथड का। क्या? फेलियर लोड के सही मान प्राप्त नहीं होते। अधिकांश, ये अधिकांश लिखा मैंने, ऐसा नहीं कि हमेशा सही होता है, अधिकांश, वो मैंने इंग्लिश लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ लोड्स। लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं। 8वां पॉइंट मैंने देखिए बहुत अच्छे से आपके लिए ये कलेक्शन किया, अच्छे अच्छे पॉइंट्स का। आप अगर खुद इनके अपने हाथ से राइटिंग करके अपने राइटिंग के अंदर ये नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इसमें इसमें मतलब जब बात, इसमें मतलब बात की चल रही है वर्किंग स्टेज मेथड की। इसमें स्ट्रेस को फेलियर क्राइटेरिया माना जाता है, लोड्स को नहीं। ये इसका बड़ा, जबकि हम पढ़ेंगे ना लिमिटेड स्टेट में वो लोड भी कम आता है, कई बार लोड कई बार स्ट्रेस। इसके अंदर केवल स्ट्रेस ही काम आती है, लोड कभी काम में नहीं आते। इसकी कमी है। यानी कि स्ट्रेस को फेलियर फेलियर जो क्राइटेरिया मानते हैं, लोड को नहीं मानते हैं। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। आपने स्ट्रेस को माना, स्ट्रेन को मानना चाहिए, आपने इसको माना ही नहीं। वो आगे लिखा मैंने, सुरक्षा की दृष्टि से अल्टीमेट स्ट्रेस को महत्व दिया जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेन को नहीं। जब भी बात चलती है सेफ्टी फैक्टर की, तो वो अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेन की बात ही नहीं करते। ये भी कमी है कि पहली कमी तो क्या हो गई कि लोड की तुलना में स्ट्रेस को प्रिफर करते हैं, और स्ट्रेस को प्रिफर करते हैं तो स्ट्रेन को भूल जाते हैं। दोनों ही कमियां हैं। ये बातें मैंने आपको बताई है 9 पॉइंट्स के अंदर। मैंने अपने इस आंसर को प्रस्तुत किया आपके सामने। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको और मिल जाएं, लेकिन हाँ, ये इतने सारे पॉइंट्स को अगर आप लिखेंगे याद करके एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अपने नोट्स भी बनाए होंगे। नहीं तो आप इस पेज को आगे पीछे करके पॉज करके एक बार मैं आपके लिए ये आपको यहाँ रोक देता हूँ कुछ समय के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको अच्छा समझा होगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।